रहते हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित है, चाहे वो बागवानी से संबंधित है, चाहे पशुपालन से संबंधित है। तो देखिए किसान भाइयों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं प्राकृतिक खेती में कीटनाशी प्रबंधन, और हमें इस विषय में अधिक जानकारी देंगे डॉक्टर सुरेंद्र चंदेल, जो कि कार्यरत है कृषि अधिकारी के तौर पर कृषि निदेशालय बालूगंज शिमला में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर चंदेल का हम अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। सभी किसान बागवान भाइयों को मेरा नमस्ते। तो डॉक्टर चंदेल, सबसे पहली बात जो हम आपसे जानना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती होती क्या है? प्राकृतिक खेती जो है एक ऐसी खेती विधि है जो कि एक लोकल रिसोर्स बेस्ड है। मतलब आपको बाजार से कुछ नहीं खरीदना है और आप उन्हीं चीजों की आपको आवश्यकता है और वही चीजें आपने इस्तेमाल करनी है खेती में, जो आपके घर पे आसानी से मिल जाती हैं, या आपके आसपास कुछ पेड़ पौधे हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्राकृतिक खेती जो है एक बहुत ही उत्तम खेती विधि है, जो कि पर्यावरण हितैषी भी है, कृषक हितैषी भी है और जलवायु हितैषी भी है। जी, ये तो आपने बात की प्राकृतिक खेती होती क्या है। इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन से जो किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में हिमाचल सरकार द्वारा एक स्पेसिफिक स्कीम बनाई गई, जिसको प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का नाम दिया गया। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना जो है, उसके कार्यान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पर एक स्पेसिफिक यूनिट बनाई गई, जिसको हम प्रदेश राज्य कार्यकारिणी बोलते हैं। स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट कहा जाता है, जिसका जो हेड ऑफिस बनाया गया है वो शिमला में है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना हाल ही में 2018 में शुरू हुई है, लेकिन किसानों बागवानों ने इसको बढ़ चढ़ के अपनाया है, और ये आप इस बात से पता चल जाता है कि लगभग 3-4 वर्ष के कार्यकाल में ही 1,70,000 के आसपास के किसान बागवान जो हैं वो प्राकृतिक खेती प्रदेश में अपना रहे हैं। प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत हम 4 चरणों में किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ावा देते हैं। पहला चरण है मास सेंसिटाइजेशन, जिसको हम लोग संवेदीकरण का नाम देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे ब्लॉक में आत्मा के अधिकारी बीटीएम और एटीएम किसानों के घर द्वार जाकर गांवों के लेवल पे सेंसिटाइजेशन कैंप्स लगाते हैं, जिनके द्वारा प्राकृतिक खेती के बारे में उनको बताया जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा जो स्टेप आता है वो है ट्रेनिंग। जिन लोगों की सेंसिटाइजेशन की गई है उनको फिर 2 दिवसीय ट्रेनिंग शिविर लगाया जाता है किसानों के गांव में ही, और किसानों को ताकि दूर कहीं जाना न पड़े इसका भी ध्यान रखा जाता है, इसलिए गांव के स्तर पर ही ये कार्यक्रम किया जाता है। 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद फिर उन्हीं किसानों को, जो ट्रेन किए गए किसान हैं, उनको आसपास के प्राकृतिक खेती मॉडल का भ्रमण कराया जाता है। और चौथा चरण जो कि आखिरी चरण है, उसके बाद जैसे ही लोग प्राकृतिक खेती अपना लेते हैं उनको नहीं छोड़ा जाता, उनकी रेगुलर हैंड होल्डिंग की जाती है। बीटीएम, एटीएम और जिला के अधिकारी भी प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों से लगातार संपर्क में रहते हैं, और उनकी जो भी समस्याएं आ रही हैं, कीट प्रबंधन के लिए है, चाहे फर्टिलाइजर के लिए है, चाहे जो भी समस्याएं प्राकृतिक खेती से आ रही हैं, उन सारी समस्याओं को समय समय पर समाधान किया जाता है। जी, तो ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि सरकार द्वारा किस तरह का प्रोत्साहन जो किसानों को दिया जाता है, और जिससे वो प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें और अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सके। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो प्राकृतिक खेती में देखिए, जो फसलें जब हमारे किसान भाई लगाते हैं तो कई प्रकार के कीट है और कई प्रकार की बीमारियां हमारी फसलों में लग जाती है। तो अगर हम कीटों की बात करें तो अगर प्राकृतिक खेती जो हमारे किसान कर रहे हैं, कीट प्रबंधन वो प्राकृतिक खेती के द्वारा किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, प्राकृतिक खेती में किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी ऐसी वस्तु जो आप घर से बाहर से खरीदते हो वो प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल नहीं की जाती। हालांकि किसी भी किसान पर ऐसे कोई दबाव नहीं है प्राकृतिक खेती की तरफ से कि आप कुछ इस्तेमाल ना करें, लेकिन हम इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि आप जो भी आपके खेत में, आपके घर पे इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं, उन्हीं को आप अपनी प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो डिपेंडेंस है बाजार पे वो खत्म हो सके। तो जैसे कि अब बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, तो प्राकृतिक खेती के संचालन के मुख्य 4 चरण हम जिनके बारे में बात करते हैं वो है जीवामृत, घन जीवामृत, वापसा और आच्छादन। अब इनके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि जीवामृत एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है, जैसे हम घर में जामुन यूज करते हैं ना दूध को दही जमाने के लिए, तो उतना की ये जीवामृत है जो कि हम मिट्टी में डालते हैं, और मिट्टी में जो ऑलरेडी आपके जो न्यूट्रिएंट्स और जो जीवाणुओं को ये बढ़ावा देते हैं,
और जो कि आपकी खेती के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। वैसे ही बीजामृत है, बीजामृत भी एक ऐसी ही चीज है जिसको हम लोग एक अल्टरनेटिव पे यूज करते हैं, जो कि सीड ट्रीटमेंट के लिए आप केमिकल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम बिना केमिकल के जो है बीजामृत को सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तीसरा चरण है आच्छादन। आच्छादन मीन्स मल्चिंग। आच्छादन का काम यह है कि जो भी आप खेत में खाली जगह छोड़ देते हैं वहां पे खरपतवार पैदा हो जाते हैं और जो खाली मिट्टी है वो आपकी पानी का भी लॉस करती है। तो आच्छादन एक ऐसी विधि है जिससे हम खेत में कोई भी कोना खेत का उसको खाली नहीं छोड़ते हैं और उसको या तो लाइव मल्च से या फिर डेड मल्च से उसको ढक देते हैं, ताकि जो खरपतवार हैं वो भी पैदा ना हो और पानी का भी आपका लॉस ना हो। चौथा वापसा। वापसा एक ऐसी विधि है जिससे मिट्टी के अंदर पानी और वायु इसका एक बैलेंस बनाया जा सके, जिससे कि जड़ें जो हैं वो अच्छी तरह सांस ले सकें। अब जैसे कि बात कर रहे हैं कीट प्रबंधन की बात की जा रही है, तो कीट प्रबंधन के लिए भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जो प्राकृतिक खेती द्वारा दिए गए हैं, जिनमें से मुख्यतः जो हैं वो गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र, बेसन और आसपास के आपके ही जो पत्ते, जो कड़वे पत्ते हैं, दरेक है या अदरक है, इन चीजों को मिला के ऐसे ऐसे अर्क तैयार किए जाते हैं जो कि कीटाणुओं में और रोगनाशक प्रबंधन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो जैसे कि कीट प्रबंधन की बात की गई है, तो जो कीट प्रबंधन के लिए मुख्यतः चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो है दरेकास्त्र, दूसरा है ब्रह्मास्त्र, तीसरा है अग्निअस्त्र और चौथा है दशपर्णी अर्क। अब इन 4 चीजों की बनावट कैसे बनाएं, इनको कैसे इनका रखरखाव करें, क्या इनकी डोजेस होंगी, वो प्राकृतिक खेती शिमला यूनिट द्वारा हर एक बीटीएम एटीएम को हर एक ब्लॉक में पूरी डिटेल में हिंदी में जो है उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कि किसान उसको आसानी से पढ़ सके। इसके अलावा जो 2 दिन का हमारा प्रशिक्षण शिविर लगता है, उसमें भी इन चीजों को प्रैक्टिकली एक दिन आपको थ्योरी बताई जाती है और अगले दिन आपको प्रैक्टिकली ये वहां किसान के खेत पे करके दिखाया जाता है। डॉक्टर चंदेल, जैसे आपने बात की कि कीटनाशी के लिए अलग अलग तरह के जो यौगिक है उनको बना करके हमारे किसान भाई अपनी फसलों पर इनका उपयोग कर सकते हैं और जो भी कीट उनकी फसल में लग जाते हैं उनसे अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। आपने बात की दरेकास्त्र की, तो दरेकास्त्र के बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को संक्षेप में आप बताना चाहें कि किस प्रकार से कौन सी सामग्री चाहिए होगी, किस प्रकार बना सकते हैं? देखिए, दरेकास्त्र को बनाना बहुत ही आसान है। इसमें जो खासकर चीज इस्तेमाल होती है, जैसे दरेकास्त्र नाम से पता चल रहा है कि दरेक का जो पौधा है उसकी टहनी और पत्ते मुख्यतः यूज होते हैं इसमें, और जो कि गाय के गोमूत्र और गोबर के साथ मिला के इनको मिक्स किया जाता है और एक जूट की बोरी से इसको 2 दिन के लिए ढककर और सुबह शाम उसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा के और तीसरे दिन तक ये बनके तैयार हो जाता है और इसको आराम से आप 40 लीटर 1 बीघा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 6 महीने तक आप इसको बना के रख सकते हैं। जी, आपने साथ ही बात की थी ब्रह्मास्त्र की, तो ब्रह्मास्त्र के बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी देना चाहें? ब्रह्मास्त्र भी दरेकास्त्र की तरह ही एक अस्त्र है जो कि आप कीट प्रबंधन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं प्राकृतिक खेती में। इसमें मुख्यतः देसी गाय का गोमूत्र प्लस गोबर और दरेक जैसे हो गया या सीताफल हो गया, एरंड हो गया, पपीते का पत्ते हो गए, आम के पत्ते हो गए, अमरूद, धतूरा, वो अन्य जो पत्ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हो सकता है कुछ हिमाचल में कुछ ऐसी जगह है जहां अमरूद नहीं होता है या जहां आम नहीं होता है या ऐसे ठंडे इलाके हैं जहां दरेक नहीं होता है। तो आपने एक ध्यान रख लेना है कि जो भी कड़वे पत्ते जिनको आप कहते हैं, जिनको गाय नहीं खाती है, वो सारे के सारे पत्ते आप इन अस्त्रों को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि इन अस्त्रों को बनाने के लिए जो टहनियां ये पत्ते लेते हैं उनको आपने सीलबट्टे पे पीसना है और उसकी चटनी बना के इसको धीमी आंच पर बॉईल करके और 48 घंटे तक इसको ऐसे ही छोड़ के फिर उसको छान कर अच्छी तरह से और फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती में रोगनाशी दवाओं के बारे में आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी देना चाहें? जी बिल्कुल। रोग जो प्रायतः देखा गया है कि फसलों में फफूंदी रोग जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये इसलिए होते हैं कि जैसे ही आपका टेम्परेचर पिकअप होता है और आपका मॉइस्चर बढ़ जाता है तो ये फफूंद जो है जनरली आपकी हर एक फसल में नुकसान पहुंचाती है। तो बहुत ही एक सरल और बहुत ही कारगर जो ये उपाय है ये है खट्टी लस्सी। खट्टी लस्सी जो है वो गाय पालते हैं, सबके घरों में खट्टी लस्सी होती है और हमने पुराने जमाने में भी देखा होगा कि खट्टी लस्सी को हम कभी भी फेंकते नहीं थे, हम उसको गोबर के ढेर में डालते थे। वो इसलिए डालते थे क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कि फफूंदनाशक प्रॉपर्टीज हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। तो एक सिंपल सा उपाय करना है आपने, जैसी आपकी खट्टी लस्सी है उसको आपने ढक के रख देना है बाहर
और 3 से 4 दिन तक उसको वैसे ही बाहर पड़े देना है। ये गर्मियों में 3 से 4 दिन और सर्दियों में हो सकता है 5 से 6 दिन या 7 दिन भी लग सकते हैं। तो जैसे ही खट्टी लस्सी के ऊपर झाग आना शुरू हो जाए, इसका मतलब आपकी खट्टी लस्सी जो है इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस खट्टी लस्सी को भी आप आराम से 100 लीटर पानी में 3 लीटर खट्टी लस्सी को घोलकर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं और जो फफूंदनाशक के तौर पे ये बहुत अच्छा कारगर उपाय है। डॉक्टर सुरेंद्र चंदेल, आपने बात की प्राकृतिक खेती तथा इसके अंतर्गत कीटनाशी प्रबंधन के बारे में। अंत में कोई विशेष बात आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों से कहना चाहें? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये कीटनाशक प्रबंधन के बारे में आपको बताया गया है, जो अर्क है या खट्टी लस्सी है, ये सारे जो हैं ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। मतलब आपको बीमारी आने से पहले इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपेलेंट एक्शन है इनका। ये हो सकता है बीमारी आने पे या बिल्कुल बहुत ज्यादा आने पे ये आप इस्तेमाल करोगे तो इनकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से हमने प्राकृतिक खेती की सब ट्रेनिंग्स में बताते हैं, जो जहां जहां हम बात करते हैं वहां बताते हैं कि एक आप समय सारणी बना लें फसल के हिसाब से। उस समय सारणी के हिसाब से आप कितने दिनों में आपको जीवामृत स्प्रे करना है, कितने दिनों में आपको खट्टी लस्सी स्प्रे करनी है, कितने दिनों में आप लोगों को घन जीवामृत डालना है, उसका पहले से ही इंतजाम कर लें ताकि आपकी फसलों को नुकसान ना हो सके और बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के आप अपनी फसलों का अच्छी तरह प्रबंधन कर सकें। तो डॉक्टर चंदेल, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी प्राकृतिक खेती और उसके अंतर्गत कीटनाशी प्रबंधन के बारे में। तो ये सब जानकारी देने के लिए डॉक्टर चंदेल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने सुनी ये जानकारी पूर्ण बातचीत जिसका विषय था प्राकृतिक खेती में कीटनाशी प्रबंधन। डॉक्टर सुरेंद्र चंदेल से जानकारी हासिल कर रहे थे कुलदीप सिंह।